देखिए हम लोग इसके पहले वाली क्लास में ये वाला न्यूमेरिकल लगा चुके थे, ठीक है। और अब हम लोग ये वाला करते हैं, ठीक। देखिए क्या दिया है, झूठ में दिया है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, साड़ा सा सवाल है। द रिजल्टेंट ऑफ, काले पे काला, the resultant of two forces cannot exceed। अगर कोई दो फोर्स है, अगर कोई दो फोर्स है, मान लेते हैं एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, या इनकी जगह कोई भी दो वेक्टर हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एनीथिंग, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई दो फोर्स है ये और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं कि नहीं हम लोग। एक उस रिजल्टेंट का जो रेंज होता है, रेंज वो ये होता है कि उसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है a माइनस बी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है a प्लस बी। a माइनस बी से कम नहीं, a प्लस बी से ज्यादा नहीं। तो अगर कोई दो फोर्स है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, जो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वो कभी भी a प्लस बी को एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी होगी। a प्लस बी से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, a माइनस बी से कम नहीं हो सकती, a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कह रहा है कैन नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं हो सकती, अलजेब्रिक सम ऑफ टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस को अगर आप ऐड करते हैं, जैसे अलजेब्रा में ऐड किया जाता है, तो जो वैल्यू आएगी कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब अगर 20 और 13 है तो 20 में से 13 गया 7 और ये हो गया 33। 7 से कम नहीं हो सकती वैल्यू और 33 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। बस समझ में आ रही है, बेहतर है समझ में आ रही है तो चलिए। कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन b में भी ए नल वेक्टर, b एक जीरो वेक्टर हो सकता है। जीरो वेक्टर को जैसे जीरो ऐड किया जाता है 1 में अलजेब्रा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये जीरो वेक्टर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। अगर ये जीरो वेक्टर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, ए ही रहेगा। क्या रहेगा, ए रहेगा। और अगर ए ही रहेगा, है ना, अगर ए ही रहेगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अब रही बात इस ऑप्शन की, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है आपका, लेकिन इसको हम बताएंगे आपको डॉट प्रोडक्ट के बाद। किसके बाद, डॉट प्रोडक्ट के बाद। एक प्रॉपर्टी उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई वेक्टर है ना, अगर कोई क्या है, वेक्टर है, या इसी का अगर कर लीजिए, यही कर लीजिए, क्या फायदा उधर उधर करने से, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा बताओ, क्या इसका मैग्नीट्यूड बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं होगा इसका, बोलिए। डॉट प्रोडक्ट से भी इसको किया जाता है, बहुत अच्छे से किया जाता है ना। ऐसे भी देख लीजिए, ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है और a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
और यहां होगा स्क्वायर रूट। ठीक, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का मतलब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्यों? अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी कि नहीं? क्या बचेगा, मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जब इतना मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab भी कट जाएगा, माइनस cos थीटा है और इधर क्या है प्लस cos थीटा। इधर लेते आइए, कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। कैसे? 1 cos थीटा यहां बचा, ये माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 1 1 2 cos थीटा बराबर क्या बचेगा 0। cos थीटा बराबर क्या बचेगा 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है cos 90 की। किसकी वैल्यू होती है cos 90 की। 0 cos 90 की वैल्यू होती है, इसका मतलब a और b के बीच का जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। a और b क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे तो बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा, a वाला भी सही होगा और b वाला भी सही होगा। बताइए, कोई दिक्कत? दोनों सही होगा? बात समझ में आ गई? ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। कह रहा R इज ऑलवेज ग्रेटर देन P। R जो होगा हमेशा P से ग्रेटर होगा। अगर P और Q का रिजल्टेंट R है तो R हमेशा P और Q से क्या होगा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक, घर की खेती नहीं है, P अगर 20 है ना, और Q आपका है 13, तो 20 में से 13 अगर माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर इनके बीच में थीटा 180 डिग्री हो तो जस्ट सब्ट्रैक्ट होंगे ना, जस्ट सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, जस्ट सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7 आ जाएगा। तो R जरूरी नहीं है कि बड़ा रहे किससे, P से। ठीक, कह रहा R इज ऑलवेज इक्वल टू P बाई क्यू, हमेशा P बाई क्यू के बराबर होगा, ये भी जरूरी नहीं है। R की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है P का मैग्नीट्यूड प्लस Q का मैग्नीट्यूड, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है P का मैग्नीट्यूड माइनस Q का मैग्नीट्यूड। बाकी सारी वैल्यू इसी के बीच में आती है, ढेर सारी वैल्यू। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा इसी के बराबर होगा, ये भी गलत है। आप ये कह ही नहीं सकते कि कभी P प्लस Q के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि कभी नहीं बराबर हो सकता P प्लस Q के, क्योंकि होता है। कब होता है? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो P प्लस Q के बराबर होता है। जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो P माइनस Q के बराबर होता है। बाकी केसेस में बीच में रहती है वैल्यू, P माइनस Q के और P प्लस Q के। तो ऑप्शन क्या बचा? R में बी लेस देन P, R P से छोटा भी हो सकता है या Q से भी छोटा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। चलिए देखिए, टू फोर्सेस X एंड Y कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। दो फोर्स हैं, एक है X और एक है Y, इनको रिप्लेस कर दिया गया 5 न्यूटन से। इसका मतलब ये जो 5 न्यूटन था ये रिजल्टेंट था, तभी तो दोनों के बराबर हुआ वो। जब भी 4-5 वेक्टर को रिप्लेस किया जाता है किसी वेक्टर से, इसका मतलब वो उन सब का क्या है रिजल्टेंट है।
उनकी टोटल वैल्यू उसके बराबर है। इसी वजह से जब ओम्स लॉ पढ़ रहे थे आप क्लास 10th में, तो ढेर सारे रेजिस्टेंस थे, आप नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे कि नहीं, और उससे सबको क्या कर देते हम, रिप्लेस कर देते। तो ये हो गया x प्लस वाई का रिजल्टेंट है 5। कह रहा इफ x इज ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, अगर ऐसा है कि x 2 न्यूटन है, x और 2 न्यूटन है, जो रिजल्टेंट है x एंड y का वो कितना है, 5 है। ठीक, कह रहा है कि अगर x 2 न्यूटन है, 2, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हो सकती है, कौन सी हो सकती है, देखिए रिजल्टेंट कोई भी हो, कोई भी रिजल्टेंट हो, उसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम वो a माइनस बी, मैक्सिमम a प्लस बी, यही है ना। अगर हम 2 के साथ 2 को ले तो मैक्सिमम 4 आएगी, 5 आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बताइए 2 + 2 4, रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 ही आएगी, और यहाँ कितना आया है, 5 आया है। ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 के साथ 2.5 को ले लीजिए, 4.5 आएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो जब मैक्सिमम 4.5 आएगा तो कभी 5 नहीं आ सकता। 6 को ले लीजिए, 6 में से 2 गया 4, सबसे कम वैल्यू 4 और सबसे ज्यादा वैल्यू 8, तो 4 से 8 तक कुछ भी आ सकता है ना, तो 5 भी आ सकता है। ये ऑप्शन सही है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि 4 से 8 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 8, अगर 2 के साथ 8 लेते हैं तो सबसे कम वैल्यू तो 6 होगी और सबसे ज्यादा वैल्यू 10 होगी, इसमें कहीं पे भी बीच में 5 नहीं आएगा, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग। सॉरी, ये 4th वाला भी क्या है, रॉन्ग। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। बताइए, है सही है? आगे बढ़े, आगे आगे हम लोग इस जगमगाते से सवाल पे, और इसको आप लोग खुद करिए, खुद करिए, हाँ करिए, फटाक से करिए, हमको आंसर दीजिए करके। इस तरीके का एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, और तेजी से करिएगा। कह रहा है इफ 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 5:8, अगर 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हो 5:8 हो, तो उनके रिजल्टेंट के मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। ऐसे ही ओरल बता दो ना, क्या करना है, ओरल बताओ कितनी होगी। फोर्सेस का रेशियो 5 और 8 है, तो एक फोर्स 5x, दूसरा फोर्स 8x। मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम होगा 13x, मिनिमम होगा 3x, 3x से कट गया, ठीक है। मैक्सिमम 13, मिनिमम 3। ठीक, बात समझ में आ रही है? बोलिए, आसान है ना? इसमें बताइए, कह रहा रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ देम। 2 का जो रिजल्टेंट है वो एक के परपेंडिकुलर है, यानी अगर एक ये है A है ना, और एक कोई B है, एक कोई B है, इस A के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दूसरा वाला वेक्टर ये होगा। हो गया ये? बताइए, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर तो एरो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर टू वन ऑफ देम, वो एक के परपेंडिकुलर है, एक के क्या है, परपेंडिकुलर है। फोर्सेस आर 500 ग्राम एंड 250 ग्राम। जो फोर्स है आपका, एक 500 ग्राम है और एक आपका
250 ग्राम है, तो कह रहा है इनके बीच में एंगल कितना होगा, है ना, एंगल बिटवीन फोर्सेस, फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होगा। ध्यान से देखिए, फोर्सेस के बीच का एंगल, इसको मान लीजिए थीटा, इसको क्या मान लीजिए थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होगा ना, बोलिए। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस लगा लेंगे कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा इसको आप 5 लेंगे, इसको 2.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अच्छा, एंगल इसके बीच में कौन सा होगा, एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा। जब वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं तो हम लोग इनिशियल पॉइंट सेम करते हैं, ये वाला एंगल होगा ना। अच्छा, ये वाला मिलेगा कैसे, पहले इसको निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन 500, 1/2, 1/2 का मतलब 60 डिग्री, किसका, अब ये अगर आपका 60 डिग्री आया है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 120 डिग्री। जब भी हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान देते हैं, है ना, कि इनिशियल पॉइंट सबका क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ था, इसलिए इसको यहाँ पे लेके आए हम, तो ये इसके बीच में एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं हम लोग, उसमें भी 120 डिग्री ही आया था, उसमें भी क्या आया था, 120 डिग्री आया था, बस थोड़ी सी बातें अलग लिखी थी उसमें। चलो अब आगे करते हैं। ये क्या है बेटा, कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज 141.4 न्यूटन। दो इक्वल फोर्सेस हैं, दो क्या हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, और इनका रिजल्टेंट क्या आया है, 14.4। अगर इक्वल फोर्सेस है तो क्या होगा बताओ, 2F cos थीटा इज इक्वल टू 141.4। फार्मूला याद आया कि जब दो फोर्स इक्वल लेंगे, जब दो फोर्स इक्वल लेंगे और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा 2F cos थीटा बाई 2, है ना। 90 डिग्री पे है तो F√2, 60 डिग्री पे है तो F√3, है ना। इसलिए पढ़ाया जाता है ये सब ताकि हो जाए आसानी से। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि when they are mutually perpendicular, when they are inclined at 120 डिग्री। अजीब बात है, वो 120 डिग्री पे है भी, कितने डिग्री पे है, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इतना है। और कब, जब ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इतना है, ठीक। और अगर 120 डिग्री पे हो जाए तो कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम तो हो जाएगा लेकिन पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, तो जो दो फोर्सेस है आपके वो है 141.4 जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होंगे दोनों फोर्स, ये जो फोर्सेस इक्वल हैं, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो इनका रिजल्टेंट आएगा F√2, और F√2 यहाँ कितना दिया हुआ है,
141.4 और √2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 की वैल्यू होती है 1.414, 2 डेसिमल का डिफरेंस है ना, 2 डेसिमल का डिफरेंस है ना, है कि नहीं? तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यानी फोर्सेस की वैल्यू 100 न्यूटन है। फोर्सेस की वैल्यू कितनी है? अब दूसरा रूल समझिए, अगर थीटा इनके बीच में 120 डिग्री आता है तो बताए थे आपसे एफ का रिजल्टेंट एफ ही आएगा, एफ का रिजल्टेंट एफ ही आएगा। तो अगर फिर कह रहा है कि अगर उन दोनों फोर्सेस को 120 डिग्री पे रख दिया जाए तो रिजल्टेंट कितना होगा? जितना फोर्स होगा उतना ही क्या होगा? रिजल्टेंट, यानी 100 ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 100 ही होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए, अभी आ गए हम लोग यहाँ पे, कह रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बड़ा सड़ा सा सवाल है यार। कह रहा इसके मैग्नीट्यूड की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कोई भी हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? a माइनस बी। मैक्सिमम वाली a प्लस बी, मिनिमम वाली a माइनस बी। अब देखिए, द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन exceeds the square of resultant of two forces by 12. wow, स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके? 4 और 3 न्यूटन के, 4 और 3 न्यूटन के रिजल्टेंट का स्क्वायर एक्सीड्स कर रहा है स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस बाय 12। क्या कह रहा है? व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दोनों में रिजल्टेंट की बात है, दोनों में बात किसकी है? रिजल्टेंट की। और रिजल्टेंट किसका है? 4 का और 3 का। इसमें सिर्फ इतना कहा है स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 4 एंड 3। तो इतने लाइन का मतलब क्या होगा समझिए, इतने, यहां इतने लाइन का मतलब ये होगा कि इसके रिजल्टेंट की बात हो रही है। तो जब रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस थीटा। बस यही मतलब, और कोई मतलब नहीं। रिजल्टेंट का स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये रूट हट जाएगी, रूट क्या हो जाएगी? हट जाएगी। आगे क्या कह रहा है? एक्सीड्स, यानी ये ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, किससे ज्यादा हो रहा है? स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। स्क्वायर देखो क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के स्क्वायर से ऑफ टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के कितना ज्यादा हो रहा है? 12। लेकिन कब? जब इनको परपेंडिकुलर रखा गया तब। तो जब परपेंडिकुलर रखेंगे, जब परपेंडिकुलर रखेंगे तब जो रिजल्टेंट आएगा उसका स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। दोनों रिजल्टेंट अलग अलग है। एक बार जनरली कोई थीटा लेके करेंगे और एक बार कह दिया है कि जब परपेंडिकुलर होगा तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस क्या होता है? F2 का स्क्वायर होता है। थीटा बराबर 0 a प्लस बी, थीटा बराबर 90 डिग्री अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री a माइनस बी। अगर बोथ वेक्टर्स इक्वल हो तो रिजल्टेंट होता है 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2। ठीक है, और अगर इक्वल होने के साथ साथ एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट होता है f रूट 2। अगर इक्वल होने के साथ साथ रिजल्टेंट 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट होता है f रूट 3। यहां पे कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है तो ये हो गया। अब कह रहा है जो ये ऊपर वाला है वो नीचे वाले से 12 एक्सीड कर रहा है, 12 एक्सीड कर रहा है। तो 12 एक्सीड कर रहा है, तो अगर दोनों को आप इक्वेट करना चाहते हैं
दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं तो इसको बेचारे को, जिसके पास कम है उसको 12 दे दीजिए। 12 कम था, 12 दे दिए। अब देखिए 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर कट गया, यहां क्या होगा 2 3 जा 6, या देखिए 4 3 जा 12, तो 2 इंटू 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 12, तो 12 से 12 खत्म, यहाँ 1 हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 1/2। और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो 60 डिग्री। 1/2 की वैल्यू किसकी आती है 60 डिग्री की, है ना। ऐसे बहुत सारे सूरवीर होते हैं जो बिना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा वाला वेक्टर सब पढ़ा देते हैं, कुछ अपना पढ़ा देते हैं, कुछ अपने मालिकिन को पढ़ा देते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, सब लोग मिलके पढ़ लेते हैं। बाद में पता चलता है कि दिन भर पढ़े, रात भर पढ़े, सुबेरे पढ़े, शाम पढ़े, ठंडी गर्मी बरसात पढ़े, इस साल पढ़े उस साल पढ़े, बराबर 0 पढ़े। देखिए अब आ रहे हैं इधर, क्या कह रहा भाई, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एट राइट एंगल इज 17 न्यूटन, है ना। फोर्सेस आपके राइट एंगल पे थे और 17 आया। 17 की बड़ी लंबी कहानी है, 5 और बोलिए 5 नहीं है, 7 15 और 17। 15 का स्क्वायर 225, 7 का 49, ठीक है। गड़बड़ हो गया, ये 18 होगा भाई, ये नहीं 16 का कितना होगा, $289 होना चाहिए ना। चलो देखो, कह रहा है अगर दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो 17 न्यूटन आएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है इनके रिजल्टेंट की वो कितनी है 23। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 23। मैक्सिमम वैल्यू 23 होने का मतलब a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 23 ही आएगा, और a स्क्वायर बी स्क्वायर करने पे कितना आना है 17, कितना आना है 17, ठीक है। तो देखिए अगर एक 15 हुआ तो 23 लाने के लिए दूसरा 8 होगा कि नहीं, दूसरा कितना होगा खुद सोचिए। अगर एक 15 हुआ, जो ऑप्शन 15 दिया है, तो दूसरा कितना होगा 8, 15 8 23, हो सकता हो ये सही हो, लेकिन 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64। क्या आपको लगता है आगे बढ़ने की जरूरत है? बताइए। ना कोई फार्मूला ना कुछ, थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व। दो चीजें हैं, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला क्या है, पहला ये है कि जो दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं और उनकी वैल्यू 17 आई है, तो परपेंडिकुलर होंगे तो इस फार्मूले से आती है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 15 है, मैक्सिमम 15 है, इसका मतलब a प्लस बी 15 है। a प्लस बी कितना है, सॉरी 23 है, 23 दिया है ना। तो आपसे पूछा है ग्रेटर फोर्स इज, दोनों में से बड़ा कौन होगा, वो बाद में देखेंगे बड़ा छोटा कौन है, ठीक है। वैसे भी हम लोग किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते हैं ना, सबको एक बराबर एक नज़र से देखते हैं। देखिए एक नज़र से इसलिए देखते हैं क्योंकि दूसरी नज़र फुटी है। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 23 और स्क्वायर रूट करने पे कितना आया है 17। अगर पहला 15 लेते हैं तो 15 के साथ 8 होगा तभी 23 आएगा,
है ना। तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 25, इसका क्या हो जाएगा 64, ये हो गया 289, और आप जानते हैं 289 का मतलब होता है 17 का स्क्वायर, यहाँ के फिट हो गया ना, 17 का स्क्वायर, 17 में से 17 बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, दोनों फोर्सेस क्या होंगे, दोनों फोर्सेस होंगे 15 और 8। आपको ये दो ऑप्शन सही लगेंगे और बाकी ये गलत लगेगा। जब दो ऑप्शन सही लगेंगे तो आप यहां देखेंगे कि क्या कहा है, ग्रेटर फोर्स, दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा 15 है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 8 भी सही है ना, लेकिन उसके लिए कहना था कि स्मॉलर फोर्स कौन सा। ठीक है, आसान था ना, चलिए करिएगा खुद आगे। ठीक है, आगे क्या आ गया बेटा, ओहो P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, दोनों वेक्टर को ऐड किया गया, आर क्या आया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, कितना आया, कह रहा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा बताओ यार, खुद ही बता दो भाई। देखो इसके स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में प्लस 2p क्यू कॉस थीटा होगा, और इसके स्क्वायर में माइनस 2p क्यू कॉस थीटा होगा, और दोनों में होगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जब आप दोनों के रिजल्टेंट के स्क्वायर को सम करेंगे, जब सम करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन है, आसान है ना। चलिए इसके बाद देखिए, ओहो ये तो किए थे यार, हम लोग नहीं किए थे, पहले ही किए थे, आ गया पता नहीं कहां से। दो यूनिट वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर का सम भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग 1 लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं 1 लेते हैं, यही आंसर √3 आया था। ठीक है, अब दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर आ गया, तो जितना फोर्स है अगर उतना ही रिजल्टेंट आया, इसका मतलब थीटा दोनों के बीच में कितना है 120 डिग्री फिक्स है ना। अगर 120 डिग्री है तो जो वैल्यू दोनों वेक्टर की होती है वही वैल्यू रिजल्टेंट की होती है। ठीक है, और अगर दोनों वैल्यू जो वेक्टर की है वही रिजल्टेंट की आ गई, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। क्या होगा भाई, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए क्या होता है 1 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है, क्यों, क्योंकि क्या है। और अगर डायरेक्ट करेंगे, इतना बड़ा फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे भाई अगर वैल्यू सेम है तो सीधे ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, लगाते कि नहीं। अब cos θ/2 अगर ये 120 डिग्री आया तो ये कितना आएगा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, सॉरी सब्ट्रैक्शन वाला है ना, सब्ट्रैक्शन वाले में यहां साइन रहेगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। यहां पे हमने 1 लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है 1, 2 से 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, बताइए, टचेबल है। एबल मतलब होता है आपकी क्षमता, पचाने का मतलब आप लोग समझते हैं। ठीक है, पचाना एक लाइफ प्रोसेस है, नहीं है।
Which of following set of forces acting simultaneously on a particle keep it in equilibrium? कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तभी रहता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स क्या हो? जीरो। आपको इन चारों ऑप्शन में से ये तय करना है कि इनमें से कौन से वाले हैं जो नेट फोर्स आपको क्या देंगे? जा से जीरो। क्या देंगे? जा से जीरो। देखिए, जा से जीरो दिलवाते हैं, ध्यान से देखिए। 5 में से 3 गया 2 और 5 3 हो गए 8 हो गए। क्या कभी इनके बीच में 10 आ सकता है? बोलिए। मान लिया एक बॉडी पे 5 न्यूटन इधर आ गया और 3 न्यूटन इधर आ गया और इधर लग गया 10 न्यूटन, तो इन दोनों का जो टोटल होगा कभी 10 आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। 2 से 8 के बीच में रहेगा, तो 10 अगर नहीं आएगा तो 10 से कैंसिल नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब आइए इसके बाद 4 7 3 मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मार के तोड़ देंगे दिमाग, बता दे रहे हैं, पढ़ते नहीं बन रहा है। देखो, उसको नुकसान क्यों करे तुम, क्या पहले खा ले इसके बाद ला क्यों मारे। 7 में से 4 गया 3 और 7 और 4 कितना होगा? 11। किसको कैंसिल करना है? 12 को। कभी नहीं कैंसिल होगा। 3 और 11 मिलके कभी 12 ला ही नहीं सकते। मैक्सिमम देखिए 11 है, मिनिमम 3, तो 12 कभी आएगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए क्वेश्चन ये था कि 3 फोर्स हैं, क्या किसी तरीके से आप इनको लगा सकते हैं कि तीनों लगने के बाद बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आ जाए? जीरो। इनको देखिए, 6 में से 2 गया 4 और 6 और 2 मिलके कितना हो गया? 8। 4 और 8 के बीच में 5 आ जाएगा कि नहीं? और तीसरे वाले को जो कैंसिल करना है वो क्या है? तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी जीरो। तीसरे में पॉसिबल है। ठीक है, आइए चौथे में 8 5 3 8 5 13, एक का कोई चांस ही नहीं बनता, ये भी पॉसिबल। बड़ा बड़ा आंसर ये इसलिए कर दिए क्योंकि अभी आप दूसरा वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर मॉड के अंदर a प्लस बी है और a माइनस बी है तो वो परपेंडिकुलर होगा। 2 बातें प्रूव की थी कि या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो ये वाला जीरो वेक्टर होगा। उसमें 2 ऑप्शन सही थे, लेकिन जीरो वेक्टर का कहीं यहाँ नामो निशान नहीं है, बस एक ही है परपेंडिकुलर। तो कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हो गया इतना सारा क्वेश्चन। बोलिए, कल से चालू करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या चालू करेंगे? रिजोल्यूशन।